बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टार्ट हम लेंगे पहले उसका पैटर्न देखते हैं और फिर हम प्रोसीड करेंगे आगे कि हमने किस चैप्टर से स्टार्ट लेना है। तो मैथमेटिक्स 12 बच्चे पैटर्न हमारे पास जैसा था फर्स्ट ईयर का 100 मार्क्स का पेपर था और हमने उसकी डिवीज़न आपको बताई थी कि उसके एमसीक्यूज़ शॉर्ट और लॉन्ग को किस पैटर्न के साथ डिवाइड किया गया है। बिल्कुल इसी तरीके से हमने सेकेंड ईयर को भी अरेंज किया है, लेकिन मैंने फ़र्स्ट ईयर में भी मेंशन किया था कि पैटर्न में तब्दीली आ सकती है, ठीक है, और हर साल ही इसमें कोई थोड़ी बहुत वेरिएशन रहती है। तो हमने बुक 1 भी कंप्लीट पढ़नी है और इंशाल्लाह हम बुक 2 भी कंप्लीट पढ़ेंगे, ठीक है। और उसमें जो पैटर्न की वेरिएशन है वो एक आधा पार्ट या एक आधे शॉर्ट के साथ होती है, ठीक है, तो वो बिफोर टाइम पता चल जाया करता है। लेकिन जो इस वक्त कंटिन्यू है या लास्ट ईयर पेपर आया है उसके अकॉर्डिंगली जो हमारे पास स्कीम है वो ये है कि एज़ इट इज़ हमारे पास सेकेंड ईयर की बुक में 7 चैप्टर्स हैं और उन्हीं 7 चैप्टर्स को फर्दर डिवीज़न की हुई है सेक्शन वाइज। तो टोटल जो MCQs हैं वो एज़ इट इज़ 20 और उसकी डिवीज़न चैप्टर नंबर 1 है, उसमें से 2 MCQs हैं, सेकंड में से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेकंड और 3। जैसे चैप्टर फर्स्ट ईयर में मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसी तरह सेकंड ईयर में जो चैप्टर 2 है और चैप्टर 3 है ये बैकबोन है सेकंड ईयर की, ठीक है। और ये पूरे आधा पेपर जो है ना 50% पेपर जो है वो सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 2 और 3 पे बेस करता है। कैसे ज़रा देखें, चैप्टर 2 में से हमारे पास 5 MCQs हैं, 3 में से हमारे पास 4 हैं, 4 में से 4 MCQs हैं, 5 में से 1, 6 में से 2 और 7 में से 2 MCQs हैं। इम्पोर्टेंट थिंग हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो 9 चैप्टर नंबर 2 में से 9 है, ठीक है। तो इसको अगर हम सेक्शन 1 से लिंक करते हैं तो देखिए सेक्शन 1 में चैप्टर नंबर 1 में से 3 MCQs, 3 शॉर्ट और 2 MCQs, और चैप्टर नंबर 2 में से 9 शॉर्ट आ रहे हैं हमारे पास। 9 शॉर्ट का मतलब 18 मार्क्स, ठीक है, 18 और 3 to the 6 24 मार्क्स मीन्स हमारे पास यहाँ पे 24 2 MCQs हो गया 26, 5 यहाँ से आ गया 31 और एक हमारे पास पार्ट ये 35 6 और ये हमारे पास 41। तो राउंड अबाउट जो चैप्टर नंबर 1 और 2 होगा आपका वही आपको पास रेशियो से ऊपर लेके चला जाता है। उसके बाद सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 में हमारे पास चैप्टर नंबर 3 और 5 और सेक्शन 3 में चैप्टर नंबर 4, 6 और 7। डिवीजन क्वेश्चंस की वही है, पहले 8 आउट ऑफ 12 फिर 8 आउट ऑफ 12 और जो तीसरा सेक्शन होगा उसमें हम 9 आउट ऑफ 12 यानी कि 12 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जिसमें से हमें 9 अटैम्प्ट करने होंगे। लॉन्ग की डिवीजन भी थोड़ी सी टेक्निकल है, मीन्स चैप्टर नंबर 1 और 2 से एक लॉन्ग बनेगा, एक पार्ट आपका चैप्टर नंबर 1 से और एक पार्ट आपका चैप्टर नंबर 2 से। फिर तीसरे चैप्टर चूँकि वेट ज़्यादा रखता है इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, इससे 2 पार्ट्स आने ये इस चैप्टर नंबर 3 में से। पहला सेक्शन जो आएगा, पहला पार्ट जो आएगा वो 3.1 और 3.3 में से आएगा और इसके साथ वो पेयर करेगा 4.1 और 4.3 को, ठीक है। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो इसका रिमेनिंग एरिया यानी कि हमारे पास 3.345 इसे आप करेक्ट 3.1 2 3 और ये 3.4 से लेके 3.8 तक का जो एरिया है और इसके साथ वो ज्वाइन कर रहा है चैप्टर नंबर 5। इस तरह चैप्टर नंबर 3 से 2 क्वेश्चंस आ गए, 4 का रिमेनिंग पोर्शन और इसे वो ज्वाइन करेगा 6.1 और 6.3 के साथ एंड फाइनल 6.4 6.6 और चैप्टर नंबर 7 के साथ। यहाँ पर आपको चैप्टर नंबर जो 2 और 3 है मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका चैप्टर नंबर 6 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आगे फर्दर फ्यूचर में मैथ्स जहाँ तक पढ़ेंगे चैप्टर 6 के बगैर गुजारा मुमकिन नहीं है, ठीक है। तो दैट्स वाई मार्क्स की कंपैरिजन में हम चैप्टर नंबर 6 को शायद सेकेंडरी लेवल पे डील करें, लेकिन एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से 6 चैप्टर जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे डील किया जाने वाला चैप्टर है। तो हम अब जो कंटिन्यू करेंगे वो हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे जिसमें से हमारे पास 2 अदद MCQs हैं, ठीक है, 3 शॉर्ट हैं और 1 लॉन्ग का पार्ट है, यानी 2, 6 और 5 11 मार्क्स का पेपर हमारे पास बन रहा है चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर का नेम हमारे पास है फंक्शंस एंड लिमिट्स, फंक्शंस एंड लिमिट्स, ठीक है। और इसमें से मार्क्स जो आ रहे हैं वो हमारे पास आ रहे हैं 11 मार्क्स का पेपर आ रहा है इस चैप्टर में से। 11 मार्क्स में से
इसकी डिवीजन मैंने आपको बता दी कि 2 MCQs हैं, 3 शॉर्ट हैं और 1 लॉन्ग का पार्ट आ रहा है। फंक्शंस एंड लिमिट्स में से फंक्शन वही चीज़ हमने जो पढ़ा था जूनियर क्लासेस में चैप्टर नंबर 9, 10th में और उसके बाद फर्स्ट ईयर में। फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी भला? हमने 3 पॉइंट्स बताए थे फंक्शन के लिए। हमने कहा जी फंक्शन क्या हो सकता है अगर हमारे पास f इज़ अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। जूनियर लेवल की डेफिनेशन रिकॉल करवा रहा हूँ ताकि याद आ जाए। पहला पॉइंट हम उसमें 3 प्रॉपर पॉइंट्स बताते थे। ये फंक्शन एक ऐसी चीज़ है बेटा मास्टर्स तक भी चले जाए इससे जान नहीं छूटेगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट जितना क्लियर रहेगा, जितना ओके रहेगा, उतना ही आपके लिए जो है ना आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बेहतर रहेगा। तो f इज़ अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। फंक्शन जो है हमारे पास पहली इसकी प्रॉपर्टी होती है फंक्शन की, f इज़ अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास है डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू A। और तीसरी इसकी प्रॉपर्टी जो थी वो थी नो रेपिटेशन इन डोमेन्स एलिमेंट। नो रेपिटेशन इन डोमेन्स एलिमेंट। ये 3 प्रॉपर्टीज हमारे पास थी तो हम उसे कहा कहते थे फंक्शन है। और इन 3 में से अगर एक भी मिसिंग थी तो हम उसे कहते हैं फंक्शन की प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। f इज़ अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू A एंड नो रेपिटेशन इन डोमेन्स एलिमेंट। सिर्फ ये आपको मैंने फर्स्ट ईयर की बात रिकॉल करवाई है। यहाँ पे हम फंक्शन को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे देखेंगे, फंक्शन का कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो इस पहले पेज पे अपना पहला MCQ देखें और फर्स्ट MCQ है कॉन्सेप्ट ऑफ द फंक्शन। ये किसने डेवलप किया? पहली MCQ हमारे पास है जर्मन मैथमेटिशियन था लेबनीज। अंडरलाइन कर लें, सेकंड पैराग्राफ है कॉन्सेप्ट ऑफ अ फंक्शन। जर्मन मैथमेटिशियन था लेबनीज, इसने ड्राइव किया था कॉन्सेप्ट ऑफ अ फंक्शन। अब यहाँ पर फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें 2 बातों का जो लेबनीज ने डेफिनेशन दी, उसने कहा डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी टू अनदर। किसी एक क्वांटिटी का किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करना जो है उस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। अब वो क्वांटिटी क्या होगी? डेफिनेटली वेरी कर रही है तो वो वेरिएबल होगी। तो हमें थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना होगा वेरिएबल्स क्या इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट होने को, ठीक है। तो जैसा कि हम वेरिएबल की डेफिनेशन को समझते हैं, हम लोगों ने जूनियर लेवल पे भी पढ़ी थी कि वेरिएबल क्या होता है। तो हमने पढ़ा था जी अ कैरेक्टरिस्टिक विच कैन वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इज कॉल्ड वेरिएबल, ठीक है। मीन्स ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी, ऐसी कोई भी चीज़ जो अपनी वर्ड चेंज करती रहे, उसमें आपकी एज, वेट, हाइट, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, नंबर ऑफ बॉयज़, गर्ल्स, स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, AC, मोबाइल्स एक्सेट्रा, ऑल आर द टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। इन वेरिएबल्स को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। वैसे इसकी टाइप्स बहुत हैं लेकिन हम अपने टॉपिक से लिंक अप रहने के लिए बहुत डिटेल में नहीं जा रहे। जो हमारे टॉपिक से कनेक्टेड बात है मैं उसकी 2 टाइप्स को डिस्कस कर रहा हूँ। एक वेरिएबल को हम कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक हमारे पास है डिपेंडेंट वेरिएबल। अब जो वेरिएबल तो अपनी मर्जी से वैल्यू चेंज करे उसे हम बोल देते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो उसकी वजह से वैल्यू चेंज करे वो हमारे पास क्या आ जाता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल बेशुमार एग्जांपल्स हैं हमारे पास। लेट्स से वेट और हाइट दोनों वेरिएबल्स हैं, लेकिन इसमें से इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वेट या हाइट। हाइट इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हाइट की वजह से वेट बढ़ता है लेकिन वेट की वजह से कभी हाइट नहीं बढ़ती। तो हाइट को हम कहेंगे ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा और ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा, ठीक है। एज, ब्लड प्रेशर, एज भी वेरिएबल है, चेंज हो रही है। जब से आपने क्लास ज्वाइन की है हमें 5 मिनट हो चुके हैं, तो मीन्स हमारी क्लास में आप लोगों की मेरी एज में भी 5-5 मिनट का इजाफा हो चुका है, ठीक है। इट मीन्स हमारे पास एज वेरिएबल है, इसी तरह ब्लड प्रेशर भी वेरिएबल है। तो दोनों वेरिएबल में रिलेशन या क्वांटिटी जब हम देखेंगे तो इसमें ब्लड प्रेशर एज की वजह से बढ़ता है, ठीक है। तो इट मीन्स एज जो है वो हमारे पास आ जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जो ब्लड प्रेशर है वो हमारे पास आ जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। जब हम इसी इट मीन्स कोई ना कोई पर्टिकुलर रिलेशन है वेट, हाइट में, एज में और ब्लड प्रेशर में, जब हम इसे प्योर मैथ के अंदर डिस्कस करते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंगली, तो हम फॉर एग्जांपल कहते हैं जी एरिया जो है ये बेस करता है साइड पर,
ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देखिए पेज नंबर 1 के ऊपर ही हमारे पास है स्क्वायर एरिया, हमारे पास पहली एग्जांपल से मेंशन की है, एरिया ए ऑफ अ स्क्वायर डिपेंड्स ऑन दी ऑफ इट्स साइड ऑफ एक्स। किसी भी साइड आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम की आप डायमेंशन ले लें, उसका एरिया कैलकुलेट करें, उसकी साइड्स लें, ठीक है। अगर वो स्क्वायर एरिया है तो इट मीन्स आपके पास जो एक साइड अगर लेंथ उसकी 10 या 12 फीट है, ठीक है, तो इट मीन्स उसका एरिया कितना निकल आएगा, आप उसे 12 × 12 कर दें तो 144 स्क्वायर फीट उसका एरिया निकल आएगा। तो अगर आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम की जो साइड की लेंथ 15 फीट है तो आपका एरिया कितना निकल आएगा, 15 × 15 225। तो जैसे जैसे आप साइड बड़ी करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास जो है उसकी जो है एरिया जो है वो बढ़ता चला जाएगा। इट मीन्स एरिया जो है वो डिपेंड कर रहा होता है साइड के ऊपर, एरिया जो है वो साइड पर डिपेंड करता है। साइड की लेंथ बढ़ाएंगे तो एरिया बढ़ जाएगा, साइड की लेंथ को कम करेंगे तो एरिया भी कम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड एग्जांपल थी बुक पे मेंशन है हमारे पास वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ अ स्पेयर। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास है 4/3 πr³। अब वॉल्यूम जो है वो डिपेंड करता है आर के ऊपर। आर क्या होता है, रेडियस, ठीक है। पाई की वैल्यू हमें पता है ये कांस्टेंट है 22/7। फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था 3.1416। फर्स्ट ईयर में हमने एक और बात पढ़ी थी सिलिंग, वो हमने कहा था कि ये पाई जो है ये इर्रेशनल नंबर, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में। तो ये बातें साथ साथ पिछला टच देने का मतलब बेटा कमिंग टाइम में जैसे आप सेकंड ईयर कंप्लीट करते हैं, अभी आप लोगों के सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल्स नहीं होंगे तो आपके एंटी टेस्ट स्टार्ट हो चुके होंगे, ठीक है। तो एंटी टेस्ट में आपको पूरी बुक 1 भी कंप्लीट करनी होती है, पूरी बुक 2 भी होती है। तो आपने पीछे वाली बात से लिंक अप रखना है, बुक के ऊपर मेंशन करें, पॉइंट लगाएं कि जी ये पॉइंट एंटी टेस्ट का था, ये चैप्टर नंबर 1 से लिंक करता है फर्स्ट ईयर से। ये बुक्स जितनी अच्छी तैयार हुई होंगी उतना आपके लिए आगे कंटिन्यू करना या एंटी टेस्ट की क्लास में बैठना उतना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो वॉल्यूम इज़ अ 4/3 πr³। तो यहाँ पे r का साइज़ बढ़ाते चले जाएं तो आपका वॉल्यूम जो है वो बढ़ता चला जाएगा, और r का साइज़ जो है वो रिड्यूस करते चले जाएंगे तो वॉल्यूम भी रिड्यूस होता चला जाएगा। तो अब अगर हम इसको प्रॉपर डेफिनेशन की सेंस में देखें तो आप थर्ड पैराग्राफ देखेंगे, वो कहते हैं जी अ फंक्शन इज़ अ रूल और कोरस्पॉन्डेंस रिलेटिंग टू सेट्स। देखें हमने यहाँ पे मैथमेटिकली 2 एग्जांपल्स दी और कैजुअल लाइफ से 2-3 एग्जांपल ये थी, वेट, हाइट, एज, ब्लड प्रेशर, वॉल्यूम और रेडियस की, एरिया और स्केल की। अब इसमें 2 सेट्स हैं, एक सेट हम r को वैल्यू देते हैं और v हमें आंसर कर रहा है, इट मीन्स r इंडिपेंडेंट है और v डिपेंडेंट है। इसी तरह हम यहाँ पे x को वैल्यू दे रहे हैं और a हमें आंसर कर रहा है, x क्या है साइड और a क्या है उसका एरिया। तो इट मीन्स डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान में कोई ना कोई कनेक्शन है, कोई रिलेशन है, दैट रिलेशन इज नोन एज फंक्शन। आई रिपीट, हमारे पास इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान में कोई कनेक्शन है। ये इक्वलिटी का साइन बेसिकली हमारे पास किसी ना किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। इक्वलिटी मीन्स किसी पर्टिकुलर रिलेशन में ये दोनों बातें आपस में इक्वल हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 πr³, a इज इक्वल टू x के, इसके पीछे कोई ना कोई रिलेशन होल्ड करता है और वो जो रिलेशन होल्ड करता है दैट इज़ नोन एज फंक्शन। अब यहाँ पे वो कहता है इस फंक्शन में हमारे पास जो 2 सेट्स वैल्यूज़ हैं वो दोनों यूनिक हैं। मींस आप x को एक वैल्यू दें, यहाँ पे मैथमेटिकली x को 1 पुट करें तो हमें a को भी आंसर 1 मिल रहा है, दैट इज़ यानी 1 यूनिक वैल्यू है, ठीक है। आप x की जगह पे 2 पुट कर दें तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 भी यूनिक वैल्यू है, ठीक है। 3 पुट कर दें तो 3 का स्क्वायर 9, दैट इज़ अनदर यूनिक वैल्यू। तो यूनिक वैल्यू पुट करें तो यूनिक आंसर आना चाहिए। इसी तरह यहाँ पे r को आप 1 पुट करें, v का कोई ना कोई आंसर आएगा, ठीक है। 2 पुट करें, 3 पुट करें, 4 पुट करें, सिमिलर आंसर नहीं आएंगे। तो यूनिक वैल्यू के अगेंस्ट यूनिक वैल्यूज आए, दैट इज़ नोन एज फंक्शन। आपने डेफिनेशन नहीं याद करनी फ़िलहाल, आपको समझ आ जाना चाहिए। हमने कहा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, उनके दरमियान रिलेशन को हमने फंक्शन कहा, ठीक है। फिर मैंने कहा कि फंक्शन में जो आपने डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जैसे यहाँ पे r था और यहाँ पे x था, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को जो वैल्यूज़ दें वो यूनिक हो और जो डिपेंडेंट उसका रिस्पॉन्स दे वो भी यूनिक वैल्यूज़ होनी चाहिए। अगर ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हों, उन्हें आप इकट्ठा कर लें तो डेफिनेशन बन जाती है फंक्शन की। अब रीड करते हैं, कहते हैं जी अ फंक्शन इज़ अ रूल और कोरस्पॉन्डेंस, इज़ अ रूल और कोरस्पॉन्डेंस रिलेटिंग 2 सेट्स। 2 सेट्स कौन से थे, एक हमने r का, एक हमने v का, एक हमने x का, एक हमने a का, ठीक है। 2 सेट्स इन सच अ वे दैट ईच एलिमेंट, अंडरलाइन करते जाए साथ साथ ताकि आपको याद रहे, दैट ईच एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट correspond to one and only one element in the second set।
यानी जो फर्स्ट सेट का एक एलिमेंट है वो सेकंड सेट के भी एक ही एलिमेंट से रिलेट करना चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है तो हमारे पास वो रूल क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। ठीक है, इसमें कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, तो जो आएंगी उसे फिर हम फंक्शन नहीं कहेंगे। जैसे 9th-10th में हम कह दिया करते थे कि ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें से 2 पूरी हों, तीसरी पूरी हम कहते थे फंक्शन नहीं है। आखिरी 2 पूरी है, पहली पूरी नहीं है, पहली 2 पूरी तीसरी पूरी, तो हम कहते थे सिंपली कि ये फंक्शन नहीं है। इसी तरह यहाँ भी ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आएंगे जो फंक्शन नहीं होंगे। ठीक है, रिलेशन उनका बज़ाहिर हमारे पास सामने आ रहा होगा इंडिपेंडेंट का और डिपेंडेंट का, लेकिन वो फंक्शन नहीं होंगे। इन्हें हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो वॉल्यूम इज़ इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो फंक्शन मैंने सिर्फ आपको भी जो बातें बताई सिंपल के डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी टू अनदर, इसे समझने के लिए हमने देखा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, उसकी हमने एग्जांपल दी। फॉर एग्जांपल थी एज, वेट, हाइट, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर। ठीक है, ये सारी इसे हमने आइडेंटिफाई कर दिया कि इसमें से वे इंडिपेंडेंट कौन सा है और डिपेंडेंट कौन सा है। फाइनली हमने उसे मैथमेटिकली शिफ्ट किया, वॉल्यूम का फॉर्मूला दिया और एरिया का फॉर्मूला दिया। ठीक है, तो हमने कहा जो इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ हैं वो r थी और यहाँ पर x था। और फंक्शन एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें हम एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट के दरमियान 1-to-1 रिलेशन होल्ड कर रहे होते हैं। ठीक है, लास्ट बात आज के लेक्चर की, इसी पैराग्राफ में अभी हमारे पास पहले पेज पे इसकी डेफिनेशन मिसिंग है, वो हम कमिंग लेक्चर में देखते हैं। एक और पॉइंट आप बस नोट कर लें जो आपका MCQ बन सकता है। पहला MCQ मैंने बताया आपको लेबनीज़ वाला। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला अंडरलाइन कर लें, ये भी फॉर सम टाइम ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है MCQs में अदर भी। और नीचे लास्ट लाइन पे देख लें एक चीज़, पेज नंबर 1 ही के ऊपर लास्ट 2 लाइन्स हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इसका जो कॉन्सेप्ट था सिंबॉलिकली एक्सप्रेशन जो था वो सबसे पहले डेवलप किया था आयलर ने। ठीक है, लास्ट लाइन है हमारे पास, आयलर ने डेवलप किया था और हमारे इसका ताल्लुक जो था वो स्विस मैथमेटिशियन था। तो MCQs हो गए 3। नंबर 1 लेबनीज़ मैथमेटिशियन था जर्मन का, क्लियर जहन में रखना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला जहन में रखना है आपने। उसके बाद जो है जिसने इसको सिंबॉलिकली एक्सप्रेस किया था उसका नाम था आयलर। ठीक है, और उसने उसका ताल्लुक था स्विट्ज़रलैंड से, स्विस मैथमेटिशियन था। ले बेटा जज़ाकल्लाह, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं इंशाअल्लाह।